नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ है, कुशल मंगल है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की और राजस्थान के भूगोल में हमने सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समापन की ओर जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अंतिम वीडियो है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको PYQ की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेलीग्राम चैनल पे क्या है PDF मिल जाएगी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। तो टेलीग्राम चैनल कहां से ज्वाइन करें, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिले तो आप @सचिन शर्मा सर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप क्या है इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना होता है, इस पूरे टॉपिक में से कौन कौन से पॉइंट है जहां से प्रश्न आज तक बने हैं। तो वहां पर पकड़ क्या है मजबूत हो जाती है। आजकल कथन कारण का क्या है जमाना है, तो जब तक आप क्या है अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्या है प्रश्न सही होने की संभावना कम रहती है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। हमने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला को पढ़ लिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ लिया और आज जो अंतिम है वो क्या है हमारा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे क्या राजस्थान का, क्या राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या इसी को क्या बोलते हैं, या हाड़ौती प्रदेश। क्या बोलते हैं, हाड़ौती प्रदेश। क्या हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती पठारी क्षेत्र, क्या हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार। एक ही बात है, चाहे आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र बोल दे, चाहे हाड़ौती प्रदेश बोल दे, चाहे हाड़ौती का पठार बोल दे। तो बहुत ज्यादा बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यहां कहां से प्रश्न बनते हैं वो आज हम पूरी क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। तो हम बात करें राजस्थान के मैप की तो इस प्रकार आपको आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है। तो हमें पता है क्या, ये क्या है आपका, हम बात करेंगे राजस्थान की। तो अब देखो कि सबसे पहले आपको पता है यहां से क्या है आपकी अरावली पर्वतमाला गुजरती है, क्या अरावली। और अरावली के बाद ये जो आपका क्षेत्र है ये क्या है आपका, क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश, या इसी को हम बोलते हैं क्या हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार। तो हमने देखा ये क्या है हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। क्या है, मरुस्थल। फिर हमने देखा ये क्या है हमारी अरावली। क्या है, अरावली। और ये क्या था हमारा मैदानी भाग। क्या था, मैदानी भाग। और ये क्या है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार मुख्य रूप से हम बात करें हमारा हाड़ौती का पठार है कहां, तो ये जो है ये कहां है आपका कोटा, कहां कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आपको याद रखना है मुख्यतः ये 4 जिले आते हैं। वैसे तो हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र भी हमें पढ़ने को मिलेगा, कौन सा, सवाई माधोपुर। कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली, क्या करौली और धौलपुर। ये भी आंशिक रूप से हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक भाग पढ़ेंगे क्या विंध्यन कगार, उसके अंदर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। लेकिन मुख्यतः जो आज तक प्रश्न बने हैं वो यही है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं कि हाड़ौती के पठार में जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में से 3 ऑप्शन दे देगा, एक आपसे क्या है बाहर छोड़ देगा। तो आपसे जब हम मृदा की बात करते हैं तो बार बार पूछा गया कि वर्टिसोल्स जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, तो वर्टिसोल्स मृदा भी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। मिट्टी में दोबारा पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाड़ौती का पठार है वो मुख्य रूप से ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार कहाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंतर्गत आपको मिलता है। मुख्यतः बात कर ले तो कौन कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंतर्गत हाड़ौती का पठार आपको देखने को मिलेगा। कुछ भाग में बात करूं तो आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के अंतर्गत और भीलवाड़ा में भी मिलता है। कहां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इस प्रकार क्या है आपको पता है, यहाँ भीलवाड़ा का क्षेत्र लगता है, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो ये वाला क्षेत्र भी क्या है, जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कौन सा इसका, दक्कन लावा प्रदेश, तो वहां पर ये कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः हाड़ौती के पठार में कौन से जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये आपको याद रखना है, ये लोकेशन आपको पता लग गई होगी, ठीक है। ये राजस्थान के मैप में इस वाली साइड पड़ता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, राजस्थान की कौन सी दिशा में है, राजस्थान का ये सेंटर पॉइंट कहा, यहां से हमने ये इस प्रकार ये बिंदु, तो ये कौन सी है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो ये कौन से में है, दक्षिण पूर्व में। किस में है, दक्षिण पूर्व में। बार बार पूछा गया एक ही प्रश्न कि ये कौन से, राजस्थान की कौन सी दिशा में है, हाड़ौती का पठार राजस्थान की कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। इसके जो भाग है, कई बार पूछ लेगा क्या, यहाँ की दक्कन लावा प्रदेश कौन से भाग में, तो दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। आपसे पूछ लेगा विंध्यन कगार कहाँ है, तो दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि पूरा हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्व में है, तो इसके जो उपभाग पूछ ले तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, दक्षिण पूर्व। राजस्थान के कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो आपको ये पता लगा कि ये कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है, ये बात आपके क्लियर हो गई। तो आओ आज चलते हैं क्या इस चीज पर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो विस्तार है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। वो हमने एक सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। कल भी वीडियो में हमने समझा था क्या कि सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा क्या कि जो एक नंबर जो हमने पढ़ा था क्या, मरुस्थल, क्या पढ़ा था, मरुस्थल। और उस मरुस्थल में हमने पढ़ा वो कितने परसेंट है उसका, 61%। फिर हमने पढ़ा क्या, अरावली, क्या पढ़ा, अरावली। और अरावली में हमने देखा कितने परसेंट था, तो 9%। कितने, 9%। फिर हमने पढ़ा क्या, मैदानी भाग। और मैदानी भाग में हमने देखा कितना था, तो मैदानी भाग में हमने देखा कितना, 23%। और अब मैं बात करूं क्या, आपका दक्षिणी पूर्वी, क्या, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का कितना है, तो मैं बात करूं तो कितना है, बच गया कितना, 7% या 6.89 आपको मिलेगा, क्योंकि 61.11 मिलता है, इसलिए 6.89। तो ये 7% इसके अंतर्गत मिलता है। तो अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल, जो हमने फर्स्ट डे ही सारणी बना ली थी। अब ये क्षेत्रफल है, तो आप बताओ इन सब में से क्या ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नहीं है कि नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा कौन है, यही है, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या हम इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। तो एक बात इसमें हमें क्या नोट करनी है, यही कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में कितना लिखेंगे, 7% या 6.89%। और फिर उसमें लिखेंगे क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। आपको सिर्फ यही लिखना है, ये तीन हम लिख चुके हैं। ये लिखेंगे क्या, दक्षिण पूर्वी हेडिंग लगा रखिए, फिर लिखे क्या, क्षेत्रफल, क्या हेडिंग लगाए, क्षेत्रफल, और उसमें लिखे क्या, 7% या 6.89। और फिर उसमें लिखेंगे क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो एक बात आपको अच्छे से समझ आई क्षेत्रफल से। अब देखो दूसरी बात क्या, दूसरी बात मैं बात करूं तो क्या, इसके बाद हमने देखा क्या, जनसंख्या, क्या देखा, जनसंख्या। तो 2 नंबर बात रहेगी क्या, जनसंख्या, क्या लिखेंगे, जनसंख्या। और जनसंख्या इसमें हमने देखा कितने प्रतिशत, 40%। इसमें हमने देखा कितने, 10%। इसमें हमने देखा कितना, 39%। और इसमें हम देखेंगे कितना, 11%। कितना देखेंगे, 11%। तो इसके अंदर आप जनसंख्या लिखें दूसरा, और उसमें लिख ले कितनी, 11%। कितने लिखेंगे, 11%। और आपसे कोई पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से ये कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा तो कौन सा है, अरावली वाला। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दूसरा सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से लिख ले क्या, लिखेंगे क्या, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से
दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, क्योंकि पहला तो कौन सा है, अरावली भौतिक प्रदेश है। कौन सा, दूसरा है। सबसे छोटा तो ये है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने 10% है और यहाँ पर कितनी है 11%, ठीक है। और वैसे पूछ ले तो 4 में से तीसरा बड़ा भी हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, जनसंख्या भी हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण कि इसका विस्तार कहाँ है, तो ये अपने देखना है कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो हमने अभी देखा मुख्यतः इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो विस्तार में लिखें क्या, विस्तार, और विस्तार में लिखेंगे क्या, विस्तार। और इस विस्तार के अंदर हम देखें तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो लिखे क्या, कोटा, क्या बूंदी, क्या बारा, झालावाड़, ये तो आते हैं मुख्यतः, क्या है, मुख्यतः हाड़ौती के पठार में यही आते हैं। फिर लिखे क्या, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर लिखे क्या, करौली, फिर लिखे क्या, धौलपुर, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछे तो यही है महत्वपूर्ण। आपसे पूछ ले कि हाड़ौती के पठार में कौन से जिले नहीं आते, और ये 3 ऑप्शन में और चौथा कोई और ऑप्शन हो तो चौथा ऑप्शन गलत होगा। मुख्यतः ये 4 ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि ये भी हाड़ौती का पठार का एक भाग है। मुख्यतः कौन सा, विंध्यन कगार, वो इसी के अंतर्गत आता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंतर्गत, इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये क्षेत्र लिखवाए हैं। लेकिन मुख्यतः कौन से हैं, ये प्रमुख लिख देता हूं, कौन से, प्रमुख। ज्यादातर यही पूछा जाता है हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये बात आपको याद रखनी है। तो विस्तार भी देख लिया। अब देखो, अब हम बात करें क्या, विस्तार के बाद यहाँ पर वर्षा कितनी है, क्या यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो लिखें क्या, वर्षा। और वर्षा कितनी है यहाँ पर वर्षा होती है कितनी, 80 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, ये भौतिक प्रदेश है। क्योंकि हमने देखा पहले में कितनी थी, पहले में 25 से कम थी या 40 तक, दूसरे में देखा हमने 40 से 60, तीसरे में देखा 60 से 80, और अब देख रहे हैं हम 80 से 120। तो क्या नोट लगाएं और लिखें क्या, इसमें लिखें ब्रैकेट में क्या, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला, सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। एक बात और, इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां हैं। आपसे पूछा जाएगा ऐसा संभाग जहां पर सबसे ज्यादा नदियां, तो वो कोटा संभाग, और कोटा संभाग क्या है, हाड़ौती का ही तो भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो एक बात और लिख ले क्या, सबसे अधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, क्या है, भौतिक प्रदेश है। तो ये बात भी आपकी क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो वर्षा के बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या है, जलवायु, क्योंकि वर्षा के साथ ही क्या निर्धारित होती है, जलवायु। और जब सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो उस जलवायु को हम क्या कह देते हैं, अति आर्द्र। कैसी जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है। तो कैसी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। जलवायु भी पता लगी। अब देखो इसकी जो मृदा है वो कैसी है, क्या मृदा, और इसकी मृदा है वो कैसी है, क्योंकि इसका जो निर्माण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ, यानी मेग्मा बाहर आया, बाहर आकर क्या है, वो क्या है, जम गया। यानी इसका जो है किससे निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित लावे से। क्या, उद्गार से निर्मित लावे की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, और ज्वालामुखी के उद्गार से निर्माण हुआ तो इसकी मृदा मिलती है कैसी, काली मृदा। कैसी मृदा मिलती है, काली मृदा, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, रेगुर मृदा। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, चरनोजम मृदा। क्या कहते हैं, चरनोजम मृदा।
या इसी को हम कहते हैं क्या, वर्टिसोल्स। क्या, वर्टिसोल मृदा। याद रखेंगे ये क्या है, आपकी मृदाओं के प्रकार है। क्या, कौन से, चरनोजम, हाँ, काली मृदा, रेगुर मृदा, चरनोजम मृदा या वर्टिसोल मृदा इसी मृदा के नाम है। तो यहां तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। काली मृदा क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से। और कौन सी चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो अब ये बात हो गई। अब देखो मृदा के बाद अगर हम बात करें आगे तो देखते हैं कैसे। अब हम बात करें कि नेक्स्ट ये क्या है, अवशेष किसके हैं। अवशेष क्या है, अवशेष, क्या, अवशेष। तो आपको पता है कि ये किसके अवशेष है, तो ये क्या है, गोंडवाना लैंड के। किसके हैं, तो गोंडवाना लैंड, किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत के संदर्भ में ये किसका भाग है, किसके, भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में ये किसका भाग है, तो भारत के संदर्भ में आप सभी को पता है ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। किसका, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ये भाग है। ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका निर्माण समय कि इसका निर्माण हुआ कब, निर्माण समय, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ, तो कौन से काल में, क्रिटेशियस युग में। कौन से में, क्रिटेशियस काल में इसका क्या है, निर्माण होता है। याद रखेंगे कौन से में, क्रिटेशियस, जिसमें ज्वालामुखी का क्या हुआ था, उद्गार हुआ था। किसमें, क्रिटेशियस काल में। किसमें, क्रिटेशियस काल में। और इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, क्या, निर्माण प्रक्रिया, यानी इसकी निर्माण प्रक्रिया। और निर्माण प्रक्रिया की मैंने अभी बात बताई कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखो इसका निर्माण इस प्रकार हुआ कि ये क्या है, हमारी भूमि, और इसके अंदर से क्या निकला, क्या, ज्वालामुखी। क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी क्या है, लावा। क्या, लावा जो बाहर आया, और वो क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से ये लावा क्या है आपका, फैल गया। ज्वालामुखी उद्गार से ये लावा क्या है आपका, फैल गया। क्या, मैग्मा। तो ये लावा क्या है, लावा के फैलने से ये क्या है आपका, लावा। और इस लावा के फैलने से किसका निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ। तो इसीलिए इसकी निर्माण प्रक्रिया क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे, ज्वालामुखी के उद्गार से। और इसी के कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, काली। और काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम बात करें निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, तो लिखेंगे क्या, ज्वालामुखी उद्गार से लावा, ज्वालामुखी उद्गार से लावा, लावा निर्मित, उद्गार से लावा निर्मित बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्या, ज्वालामुखी उद्गार से बाहर लावा आया, लावा क्या जम गया, वो कौन सी चट्टानें थी, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है। तो इससे क्या है, इसका निर्माण हुआ है। उस अब देखें तो क्या देखें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कि इस ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पठार तो जानते हैं ना क्या होते हैं, कि समुद्र तल से ऊंचा उठा भाग। जैसे ये क्या है, समुद्र तल, इससे जैसे ये ऊंचा उठा कितने मीटर, 300 मीटर तक, तो ये कहलाता है मैदान। क्या कहलाता है, मैदान। समझ लेना ये भी। और अब ये क्या है, समुद्र तल से और ऊपर उठा हुआ भाग, जिस जो लगभग कितना होता है, 300 से 600 मीटर ऊंचा, उसको हम क्या कहते हैं, पठारी भाग। तो ये क्या है, और पठारों से भी ऊंचा होता है उसे हम कहते हैं क्या, पहाड़ी। और पहाड़ी से भी ऊंचा होता है उसे हम कहते हैं क्या, पर्वत। तो इसकी ऊंचाई है वो कहाँ से, समुद्र तल से मापी जाती है, समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, पहले मैदान, फिर पठार, फिर पहाड़ी और फिर पर्वत। तो हम बात करें इसकी पठारी भाग की, यानी समुद्र तल से लगभग क्या है, 400 से 600 मीटर के बीच का जो ऊंचा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पठारी भाग कहते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, तो लिखेंगे कितनी, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है क्या इसकी, इस भाग की क्या है, औसत
ऊंचाई, क्या औसत ऊंचाई। और इस भाग की औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो कितनी है 500 मीटर। कितनी है 500 मीटर। कितनी है 500 मीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है कितनी 500 मीटर। अब हम बात करें कि 500 मीटर के बाद देखें औसत ऊंचाई के बाद हम देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 500 मीटर। अब देखो, अब ये बात करें तो ये क्या है, एक पठार है, कौन सा, मालवा का पठार, जो कहां पर है, एमपी में। इस प्रकार हमने देखा कि ये क्या है, हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और यहाँ पर एक पठार है, कौन सा, और उस पठार का नाम है क्या, मालवा का पठार। क्या, मालवा का पठार। याद रखेंगे कौन सा भाग है, मालवा का पठार। तो पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार के किस दिशा में स्थित है हाड़ौती का पठार। तो मालवा के पठार की किस दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो हमें ये लिखना है, क्या लिखेंगे, क्या हाड़ौती का पठार, क्या हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार के, मालवा के पठार के, पठार के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो कहां स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। मालवा का पठार है कहां, एमपी में। तो ये भी है कि यह क्या है, मालवा के पठार का भाग है। तो ये मालवा का पठार कहां है, भारत में। तो इसीलिए हमने कहा था भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भी क्या है, ये भाग है। अब देखो, अब हम बात करें कि एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या, देखो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया, क्या, जीबीएफ। जीबीएफ क्या है, तो जीबीएफ क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या इसको बोला जाता है क्या, ग्रेट को कहते हैं क्या, महान, बाउंड्री को कहते हैं क्या, सीमा, और फॉल्ट को कहते हैं क्या, भ्रंश। तो ये प्रश्न बहुत बार है, महान सीमा भ्रंश क्या है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान में कहां फैला हुआ है, महान सीमा भ्रंश की दिशा क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, जीबीएफ क्या है, महान सीमा भ्रंश क्या है। इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो इस प्रकार, क्या इस प्रकार समझेंगे, क्या हमने देखा इस प्रकार, ये हमारा राजस्थान का मैप है, और इसमें हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। इस मैप में हमने कहा ये क्या है, आपकी अरावली पर्वतमाला। क्या है, अरावली पर्वतमाला, और ये क्या है, आपका पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखते जाना, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। कौन सी, विंध्याचल। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये आपकी एमपी, गुजरात, ठीक है, और छत्तीसगढ़ वगैरह वाले क्षेत्र में फैली हुई है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली। इनका जो मिलन स्थल है, इनका जो मिलन स्थल है वो क्या कहलाता है, आपका महान सीमा भ्रंश कहलाता है। क्या, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला की जो मिलन स्थल है वो कौन सा कहलाता है, वो आपके कौन सा कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है कौन सा, महान सीमा भ्रंश। ये क्या है आपका, महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, जिसे हम क्या बोलते हैं, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, सबसे पहली बात, प्रमुख बात आपको पता होनी चाहिए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, क्या अरावली और विंध्याचल का मिलन स्थल, यानी ये दोनों क्या है, एक थी। इसका जो भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है, और अरावली की पहाड़ियां भी यहाँ पाई जाती हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियों के जो अवशेष पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश। भ्रंश क्या होता है, पहले तो ये समझो, जैसे ये कोई चट्टान है, इसमें क्या है, थोड़ी सी कोई, ठीक है, थोड़ी सी क्या हुआ, कोई इस प्रकार आपने देखा कोई थोड़ी सी दरार टाइप आ गई, तो उसको तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, थोड़ी सी चटकन टाइप, तो उसको बोलते हैं क्या, चटकन। क्या बोलते हैं, चटकन। हाँ, और अगर इसके अंदर ये थोड़ा सा अलग हो जाए इस प्रकार, तो इसको कह देते हैं क्या, दरार। क्या कहते हैं, दरार। आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज होती है, जैसे आपका मोबाइल फोन है और उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी इसके अंदर क्या आ गई, दरार आ गई। और अगर वो एकदम टूटकर अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हमें भ्रंश कहते हैं कि ये क्या है और ये है। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसे हम क्या कहते हैं,
भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश। थोड़ी बहुत आए तो उसे चटकन, थोड़ी ज्यादा है तो उसे दरार, और जब बहुत ज्यादा टूटकर दूर हो जाए तो क्या? भ्रंश। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ अरावली, यहाँ विंध्याचल, अब इन दोनों के बीच में काफी गैप है तो इसे क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और कहते हैं अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां जहां पर क्या है? मिलन स्थल है दोनों का, वो क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश कहलाता है। प्रश्न यहां से नहीं बनता, प्रश्न बनता है किन जिलों में स्थित है। तो जिले देखो कहां, सबसे पहले मैंने कहा यहां एक जिला है, कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यहाँ एक जिला है, कौन सा? कोटा। यहाँ एक जिला है, कौन सा? बूंदी। यहाँ एक जिला है, कौन सा? सवाई माधोपुर। यहाँ एक जिला है, कौन सा? करौली। और यहाँ एक जिला है, कौन सा? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। तो ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। महान सीमा भ्रंश कहाँ है? कहाँ? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर के अंदर पाया जाता है। क्या है महान सीमा भ्रंश? जहां पर अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है, वहां पर क्या कहते हैं आपको? इसको महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इससे बार बार प्रश्न पूछा गया क्या कि इसके विस्तार कहाँ है? तो लिखे क्या? हेडिंग लगाएं क्या? महान सीमा भ्रंश। क्या लगाएं? महान सीमा भ्रंश। और महान सीमा भ्रंश को हम देखते हैं कि महान सीमा भ्रंश है क्या। अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा, तो लिखें क्या? महान सीमा भ्रंश। क्या लिखेंगे? महान सीमा भ्रंश। और महान सीमा भ्रंश की मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे? GBF। क्या? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्या है? इसको लिख लें। लिखेंगे क्या? लिखेंगे अरावली पर्वतमाला। क्या लिखें? अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को GBF कहा जाता है। अब पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख दिया, ठीक है? कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार, और इसका विस्तार लिखें क्या? लिखेंगे क्या? चित्तौड़गढ़। क्या लिखें? चित्तौड़गढ़। क्या लिखें? कोटा। क्या लिखें? बूंदी। क्या लिखें? सवाई माधोपुर। क्या लिखें? करौली। नेक्स्ट क्या लिखें? धौलपुर। क्या लिखेंगे? धौलपुर। तो ये भी आपका क्या है? कंप्लीट हो गया। अब एक बात ये पूछी जाती है कि महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली पर्वतमाला की किस दिशा में है? तो आपने देखा ये क्या थी आपकी? अरावली। और अरावली के इस भाग में था, यानी अरावली का ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तर भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। तो अरावली के कौन सी दिशा में है? तो अरावली के पूर्वी दिशा में है। क्या? ग्रेट महान जो फोल्ट है वो कहां पर है? अरावली पर्वतमाला के पूर्वी दिशा में है। और पूछ ले हाड़ौती पर्वत के कौन से में है? तो कौन से में? दक्षिण पश्चिम में। या सीधा कर देना किसमें? पश्चिम में। और अगर पूछ ले ग्रेट बाउंड्री फोल्ट राजस्थान की किस दिशा में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान के तो पूरा का पूरा हाड़ौती का पठारी दक्षिण पूर्व में है, तो कहां पर है? दक्षिण पूर्व में। तो लिखेंगे क्या? लिखें यही बात लिखेंगे, आपको लिखवा देता हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो लिखे क्या? GBF अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में व राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो ये क्या है? महत्वपूर्ण बात आपकी कंप्लीट होती है। कौन सा? GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब देखो, अब हम बात करें तो क्या है? अध्ययन की दृष्टि से, क्या? अध्ययन की दृष्टि से इस हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और ये कौन कौन से दो भाग हैं? तो इसको देखेंगे हम। क्या है? अध्ययन की दृष्टि से
दो भागों में बांटा गया और कुछ उपभागों में भी इसको बांटते हैं। तो लिखे क्या, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती के पठार को, हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन से हैं, देखो नंबर एक भाग है आपका कौन सा, तो लिखेंगे क्या, विंध्यन कगार क्षेत्र। क्या, एक तो है विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरा है क्या, दक्कन लावा क्षेत्र। क्या, एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र और एक क्या है, दक्कन लावा पठारी भाग, क्या है, दक्कन लावा प्रदेश या दक्कन लावा क्षेत्र। ये कहां है, इसको देखेंगे क्या, देखो इस प्रकार हमने अभी पढ़ा क्या, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें देखनी है कि किस प्रकार हमें पता होना चाहिए क्या। अब देखो हमें पता है क्या कि ये जो क्षेत्र है यहां पर और ये जो क्षेत्र है यहां पर हमारा है, तो ये जो क्षेत्र है कौन सा आपका, सवाई माधोपुर। देखते जाना कौन कौन सा, सवाई माधोपुर, क्या करौली, क्या करौली और क्या धौलपुर, कौन सा, धौलपुर। इन क्षेत्र में इन तीनों को मिलाकर जो बोलते हैं वो तो आपका कौन सा, विंध्यन कगार क्षेत्र। कौन सा, विंध्यन कगार क्षेत्र। कौन सा है, आपसे पूछ ले विंध्यन कगार क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तो विंध्यन कगार क्षेत्र का विस्तार है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। और इसकी विशेषता क्या है, यहां पर मिलता है क्या, क्या बलुआ पत्थर। क्या मिलता है, बलुआ पत्थर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्यन कगार क्षेत्र की चट्टानें कैसी है, तो कैसी है, बलुआ पत्थर निर्मित है। कैसी है, बलुआ पत्थर निर्मित। विंध्यन कगार का विस्तार कहाँ है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। आपको बस ये दो ही बात याद रखनी, क्या बलुआ पत्थर वाला जो भाग है वो क्या है, विंध्यन कगार क्षेत्र कहां पर है, राजस्थान में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंतर्गत फैला हुआ है। बलुआ पत्थर का मतलब सैंडस्टोन। क्या, सैंडस्टोन इस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। बलुआ पत्थर यानी बालू मिट्टी के जैसा पत्थर, बालू मिट्टी के जैसा पत्थर उसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो आपका विंध्यन कगार क्षेत्र में पाया जाता है। दक्कन लावा पठारी जो भाग है वो आपका ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला। तो इसमें कोई क्या आएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, क्या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, चित्तौड़गढ़। क्या मिलेगा, चित्तौड़गढ़। और इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, प्रतापगढ़। क्या मिलेगा, भीलवाड़ा। क्या मिलेगा, भीलवाड़ा। तो समझ गए कौन कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। और झालावाड़, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका क्षेत्र रहने वाला है दक्कन लावा क्षेत्र। अब आपसे पूछ ले कि दक्षिणी पूर्व की ये दक्षिण में और ये किसमें है, पूर्व में है। किसमें है, पूर्व में। विंध्यन कगार किसमें, हाड़ौती के, तो पूर्व में। और ये किसमें है, आपका दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। एक को तो कहते हैं क्या, ये जो भाग है इसको, हाँ इसको एक तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको क्या, ऊपर माल का पठार। क्या कहते हैं, ऊपर माल का पठार के नाम से जाना जाता है। और ऊपर माल का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, ऊपर माल का पठार और ये सारी चीजें। तो पहले हेडिंग लगाएं क्या, विंध्यन कगार क्षेत्र। और विंध्यन कगार क्षेत्र में आपको दो बात लिखनी है, क्या लिखें, क्या लिखेंगे, विंध्यन कगार क्षेत्र। और विंध्यन कगार क्षेत्र में लिखें क्या, यह है सवाई माधोपुर, माधोपुर, करौली, करौली, धौलपुर में फैला क्षेत्र है, फैला क्षेत्र है। लिखें, नई लाइन से लिखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, यह है
बलुआ पत्थर, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, बलुआ पत्थर को ऊपर लिख लेना, क्या इंपॉर्टेंट, बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी भाग है, चट्टानी भाग है। तो ये आपको विंध्यन कगार क्षेत्र से संबंधित बातें याद रखनी है। फिर लिखेंगे क्या, दूसरा कौन सा है, दक्कन लावा प्रदेश। क्या है, दक्कन लावा प्रदेश। और दक्कन लावा प्रदेश आपने भारत में इससे नीचे आओगे तो क्या दक्कन का पठार पढ़ते हो, क्या दक्कन का पठार, तो दक्कन का जो पठार है उसी का भाग है क्या ये दक्कन लावा प्रदेश। तो इससे पता लगता है कि भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, भाग है। हम पढ़ रहे थे भारत के संदर्भ में किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। क्यों, क्योंकि दक्कन का जो पठार है भारत के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसी का भाग ये क्या है, दक्कन लावा प्रदेश। तो दोनों में लिखें क्या, दक्कन लावा प्रदेश। क्या लिखेंगे, दक्कन लावा प्रदेश। और दक्कन लावा प्रदेश में लिखें क्या, क्षेत्र। क्या लिखेंगे, क्षेत्र। और क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो लिखे मुख्य रूप से क्या आपका चित्तौड़गढ़, क्या भीलवाड़ा, क्या भीलवाड़ा, उसके बाद लिखे क्या प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद लिखे क्या झालावाड़, क्या लिखेंगे झालावाड़, और कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी बारा, बूंदी बारा। तो ये क्षेत्र आपका प्रमुख रहने वाला किसमें, दक्कन लावा प्रदेश में। अब इसे क्या है पुनः दो भागों में बांटते, किसको, दक्कन लावा प्रदेश को। ये दक्कन लावा प्रदेश की मिट्टी की अगर बात कर ले तो क्या यहाँ पर मिट्टी कैसी है, काली मृदा है। कैसी मृदा है, काली मृदा है। क्यों, क्योंकि क्या है ज्वालामुखी उद्गार से है, क्या ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने के कारण, ठीक है, कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर कृषि की मैं बात करूं तो कैसी होती है, क्या कृषि, तो क्या है कपास की खेती, कपास की खेती। ये बात हो गई। अब देखो उसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या रहती है इसकी, इसको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। और दो भाग में देखना कौन कौन से, क्या एक तो लिखे क्या दक्कन के लावा प्रदेश को लिखे क्या, इसे दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। और वो दो भाग कौन से हैं, तो नंबर एक तो लिखेंगे क्या, क्या मालव प्रदेश, क्या है मालव प्रदेश। और दूसरा क्या है आपका ऊपरमाल का पठार, क्या है ऊपरमाल का पठार। तो मालव प्रदेश किसको कहते हैं, मालव प्रदेश कहते हैं प्रतापगढ़ व झालावाड़ के मध्य का भाग, क्या प्रतापगढ़ व झालावाड़ के मध्य का भाग, मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो मालव प्रदेश कहलाता है। और ऊपरमाल का पठार है ये आपका कहां मिलेगा, तो ये क्या है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ किसमें है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, और बिजोलिया कहाँ है, तो बिजोलिया लिखेंगे कहाँ, भीलवाड़ा में, ब्रैकेट में लिखे क्या भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठारी भाग, मध्य स्थित पठारी भाग, क्या है मध्य स्थित पठारी भाग। ये क्या है दक्कन लावा प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है मुख्य रूप से जो दो प्रकार थे, कौन से, विंध्यन कगार क्षेत्र और कौन सा आपका दक्कन लावा प्रदेश, ये कंप्लीट होते हैं। अब इसके कुछ उपभाग हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसी के साथ हमारा क्या है भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। तो लिखेंगे क्या, क्या हाड़ौती प्रदेश के उपभाग, क्या हाड़ौती प्रदेश के उपभाग। और उपभाग में तीन उपभाग मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। क्या लिखे, लिखे क्या हाड़ौती प्रदेश के, हाड़ौती प्रदेश के उपभाग, क्या उपभाग। और समझना ये उपभाग नहीं है, प्रश्नों का पिटारा है। क्या है, प्रश्नों का पिटारा है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से है, उपभाग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये उपभाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर एक लिखे क्या अर्ध
चंद्राकार पहाड़ियां। क्या है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा लिखे क्या? शाहबाद उच्च भूमि। क्या लिखेंगे? शाहबाद उच्च भूमि। और तीसरा लिखेंगे क्या? गंगधर प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार आपको दो और भी मिलेंगे। क्या? झालावाड़ का पठार और क्या है? नदी निर्मित मैदानी भाग। पर मुख्य ये क्या है? आपके तीन ही है। कौन कौन से? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और गंगधर प्रदेश। तो पहले पढ़ते हैं कौन सा? अर्धचंद्राकार पहाड़ी। नाम से पता लग रहा है, यानी कि इस प्रकार आधे चांद के रूप में मिलने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। क्या? आधे चांद के रूप में मिलने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। तो ये क्या है? आधे चांद के रूप में मिलती है और इसे क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ये क्या है आपकी? ये जो पहाड़ियां है ये क्या है आपकी? तो लिख देता हूं, क्या है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलती कहाँ हैं? तो मैं लिख दूं, ये कहाँ मिलती है आपकी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 नहीं आएगा, क्या आएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलती है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मिलने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। या क्या लिखेंगे? कोटा, बूंदी, 12 के अंतर्गत अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। अब फिर इनको क्या है? दो भागों में बांट देते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को। ये जो पहाड़ियां हैं ये बूंदी में मिलती हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? बूंदी की पहाड़ियां। क्या कह देते हैं? बूंदी की पहाड़ियां। और ये जो बच गया इसको कह देते हैं क्या? मुकुंदरा हिल्स। क्या कह देते हैं? मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ियां। क्या? बूंदी की पहाड़ियां और मुकुंदरा हिल्स। किसको बांट दिया? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को पुनः दो भागों में बांट दिया, बूंदी की पहाड़ियां और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, अब देखो बूंदी की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी? तो ये बूंदी की पहाड़ियां मिलती है कहाँ? बूंदी में। कहाँ मिलेगी? बूंदी में। और मुकुंदरा हिल्स मिलेगा कहाँ? कोटा व झालावाड़ में। कहाँ मिलेगा? कोटा व झालावाड़ में। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अगर कोटा एक ऑप्शन हो तो कोटा ही आपको चुनना है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया मुकुंदरा हिल्स किसका भाग है? तो किसका? हाड़ौती के पठार का। हाड़ौती के पठार में पूछ ले किसका भाग है? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में भी पूछ ले तो कहाँ का है? कोटा के अंतर्गत। ये कोटा और झालावाड़ में पाया जाता है। और बूंदी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? बूंदी में। अब देखो इस बूंदी की पहाड़ियों पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। क्या? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी अगर मैं बात करूं बूंदी की पहाड़ियों की तो वो कौन सी है? सतुर है। कौन सी है? सतुर, जो कितनी ऊंची है? 353 मीटर। कितनी ऊंची है? 353 मीटर। और इस बूंदी की पहाड़ियों में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रे तो आप समझ गए ना, क्या? तंग रास्ता, दो पहाड़ियों के बीच का तंग रास्ता। तो उन दर्रों में कौन कौन से हैं? तो लिखे क्या? बूंदी के दर्रे। और इन दर्रों में लिखना क्या? एक तो बूंदी का ही दर्रा है। क्या है? बूंदी का दर्रा। क्या? बूंदी का दर्रा। दूसरा लिखेंगे क्या? लाखेरी दर्रा। क्या लिखेंगे? लाखेरी दर्रा। तीसरा लिखेंगे क्या? जेतावास दर्रा। कौन सा दर्रा? जेतावास दर्रा। और चौथा लिखेंगे क्या? रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। क्या? रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। क्या? रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। ये दर्रे पाए जाते हैं। कौन सा? बूंदी का दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतावास का दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। तो बूंदी पहाड़ियों की इतनी विशेषता है। बूंदी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतुर, 353 मीटर। और यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतावास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। अब देखो क्या इसके अंतर्गत मुकुंदरा हिल्स के अंतर्गत क्या है? एक तो आपने जान लिया कोटा या झालावाड़ में है, और इसकी एक क्या है? ऊंची चोटी है। क्या? ऊंची चोटी, जो अर्धचंद्राकार की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या? ऊंची चोटी जो कौन सी है? वो है कौन सी? चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। क्या है? 517 मीटर। ऊंचाई क्या है? मीटर में ही मापते हैं हम, क्यों? किलोमीटर तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है। तो क्या ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी। और कितनी है? 517 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 517 मीटर ऊंची। तो इस हिसाब से अर्धचंद्राकार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? तो आप खुद कह दोगे सर चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी। और चांदवाड़ी कितनी ऊंची है? तो 517 मीटर।
तो अर्धचंद्राकार की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी, बूंदी की पहाड़ियों की शतूर और मुकुंदरा हिल्स की चांदवाड़ी। तो ये एक आपका पूरा हो गया कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ठीक है, कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। लिखना चाहो तो लिखोगे क्या, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। हेडिंग लगाओ क्या, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां लगा ली। उसमें लिखेंगे क्या, मैं आपको बता दूं, उसमें लिखेंगे क्या, क्या बूंदी कोटा बूंदी झालावाड़ में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। क्या, कोटा बूंदी झालावाड़ में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। लिख लिया। फिर लिखेंगे क्या, इन पहाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है। इन पहाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है। क्या, नंबर 1 बूंदी की पहाड़ियां, नंबर 2 मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियां। लिख लिया। फिर लिखेंगे क्या, बूंदी की पहाड़ियां, और बूंदी की पहाड़ियां में लिखेंगे क्या, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी शतुर है। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी शतुर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। फिर लिखेंगे क्या, इन पहाड़ियों में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। कौन से, बूंदी का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, जेतावास का दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। ठीक है, तो ये आपकी होगी बूंदी की पहाड़ियां। फिर हेडिंग लगाएंगे 2 नंबर क्या, मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियां। और लिखेंगे क्या, कोटा व झालावाड़ में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। फिर लिखेंगे, मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। अतः अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी चांदवाड़ी है। अतः अर्धचंद्राकार पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है। ठीक है, ये आपका एक पूरा हो गया कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। आप बनाना चाहो इस प्रकार इसको तो बना सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा महत्वपूर्ण है क्या, शाहबाद उच्च भूमि। तो दूसरा हेडिंग लगाएंगे क्या, शाहबाद उच्च भूमि। और शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है, तो ये आपकी शाहबाद उच्च भूमि 12 में है। कहाँ है, 12 में। तो कौन सी, शाहबाद उच्च भूमि। और शाहबाद उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार ये क्या है, शाहबाद उच्च भूमि बनी हुई है कहाँ, 12 के अंदर। किस प्रकार, इस प्रकार क्या है ये आपकी शाहबाद उच्च भूमि क्या है, बनी हुई है कहाँ पर, 12 के अंतर्गत। कहाँ बनी हुई है, 12 के अंतर्गत क्या है, इस प्रकार ये बनी हुई है। क्या, इस प्रकार। और ये क्या है, एक घोड़े के नाल के समान लग रहा है ना, क्या, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पर है, कहाँ पर, 12 में। कहाँ है, 12 में। और इस 12 के अंतर्गत क्या है, क्या इसकी आकृति कैसी है, इस शाहबाद उच्च भूमि के अंदर जो पहाड़ियां मिलती है वो कैसे मिलती है, घोड़े के नाल यानी हॉर्स शू के समान। हॉर्स शू, क्या, घोड़े के जूते, क्या, हॉर्स शू, क्या है, हॉर्स शू के समान। तो क्या है, घोड़े की नाल या हॉर्स शू के समान। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, घोड़े की नाल या हॉर्स शू के समान पहाड़ियां कहाँ मिलती है, शाहबाद उच्च भूमि में। शाहबाद उच्च भूमि किसका भाग है, हाड़ौती प्रदेश का। तो 12 में आपको क्या याद रखना है, एक बात तो ये शाहबाद उच्च भूमि है कहाँ, 12 में। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाली पहाड़ियों की आकृति घोड़े की नाल या हॉर्स शू के समान है। एक बात और, यहाँ क्या है, उल्का पिंड, उल्का पिंड से निर्मित झील है। से निर्मित झील है, जिसे जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्या, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। और वो झील कौन सी है, वो जैसे ये है और इसमें क्या भर गया, पानी भर गया। क्या भर गया, पानी भर गया। क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी जहां से निकलता है उसके ऊपर का जो मुंह होता है, क्या, प्याले के समान को उसे क्रेटर कहते हैं। तो ये उसी प्रकार का है। अब इसमें क्या भर गया, ऊपर से कोई उल्का पिंड पड़ा, और उल्का पिंड बनने से क्या है, एक घोड़े के सूखे समान की आकृति बन गई, जिसके अंदर जल भर गया, जिसे क्या कह दिया, क्रेटर झील। और ये कहाँ है, तो ये 12 के अंदर कौन सी है, रामगढ़ झील है। कौन सी झील है, रामगढ़ झील। एकमात्र क्रेटर झील रामगढ़ झील कहाँ की, 12 के अंतर्गत है। तो ये क्या है आपका शाहबाद उच्च भूमि। यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, कौन सी, सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया
जनजाति। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। कौन से में? शाहबाद उच्च भूमि में। तो शाहबाद उच्च भूमि समझ आए क्या? शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है? बारां में। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि इसमें जो पहाड़ियां मिलती हैं वो कैसी है? घोड़े की नाल के आकार की या हॉर्स शू के आकार की पहाड़ियां हैं। कि ये किससे बनी है? तो उल्का पिंड से निर्मित ये क्या है? झील है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहा जाता है। और ये कौन सी झील है? रामगढ़ झील है। कहाँ की? बारां की। ठीक है। उसके बाद हमने कहा इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है क्या? सहरिया जनजाति। तो लिखेंगे क्या? हेडिंग लगाए क्या? शाहबाद उच्च भूमि। क्या हेडिंग लगाएंगे? शाहबाद उच्च भूमि। ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना सकते। क्या? शाहबाद उच्च भूमि। और उसमें लिखेंगे क्या? क्या यह उच्च भूमि बारां जिले में स्थित है। यह उच्च भूमि बारां जिले में स्थित है। फिर लिखे क्या? इस क्षेत्र में पाए जाने वाली पहाड़ियां, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली पहाड़ियां घोड़े की नाल या हॉर्स शू की आकृति की होती है। घोड़े की नाल ऐसी होती है। घोड़े की नाल, घोड़े का जो पैर होता है ना उसके अंदर पहनाई जाती है। क्या? घोड़े की नाल। ऐसी इस प्रकार की आकृति का क्या? घोड़े की नाल या हॉर्स शू के आकार की होती है। ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे क्या? इस क्षेत्र में उल्का पिंड से निर्मित झील पाई जाती है। इस क्षेत्र में उल्का पिंड से निर्मित झील पाई जाती है, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। और क्रेटर झील का सबसे बड़ा उदाहरण रामगढ़ बारां की रामगढ़ झील है। रामगढ़ बारां की रामगढ़ झील है। क्या? रामगढ़ बारां की रामगढ़ झील है। फिर नई लाइन से लिखेंगे क्या? इस क्षेत्र में सबसे अधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है। ये आपका हो गया शाहबाद उच्च भूमि। और लास्ट बिल्कुल छोटा सा है क्या? डंगंगधर प्रदेश है। और डंगंगधर प्रदेश क्या है? तो डंगंगधर प्रदेश की मैं बात करूं तो ये क्या है? झालावाड़ का जो भाग है। कौन सा? झालावाड़। कहाँ है? झालावाड़ में। और झालावाड़ के पठारी प्रदेश का क्या है? हिस्सा है। क्या? झालावाड़ के पठारी प्रदेश का हिस्सा। क्या? झालावाड़ के पठारी प्रदेश का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछ ले डंगंगधर प्रदेश किसका हिस्सा है, और ऑप्शन में हो हाड़ौती प्रदेश उत्तर पश्चिमी, ठीक है, अरावली या मैदानी, तो किसका भाग है? डंगंगधर हाड़ौती प्रदेश का। बहुत बार पूछा गया डंगंगधर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? 2022 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। डंगंगधर प्रदेश किस में आता है? डंगंगधर प्रदेश किस में आता है? हाड़ौती प्रदेश में। और पूछ ले कौन से पठार का भाग है, तो कौन से? झालावाड़ का जो पठारी भाग है। हम राजस्थान में बात करें तो कौन सा? झालावाड़। और झालावाड़ के पठारी भाग का हिस्सा है कौन सा आपका? डंगंगधर प्रदेश। कौन सा है? डंगंगधर प्रदेश। तो ये आपके क्या है? कुछ उपभाग हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दी। इसी के साथ आपके भौतिक प्रदेश क्या है? कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान की जलवायु। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो बिल्कुल एकदम समझ आधारित है। उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है। जलवायु में क्या प्लेलिस्ट बना के वहां वीडियो मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान है। ठीक है। तो कल आपको क्या है? पीडीएफ मिल जाएगी किसकी? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की पीवाईक्यू प्रश्नों की। बार बार रिवीजन करते रहें। ज्यादा से ज्यादा क्या है? शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो क्या है? मेरा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।